नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे पे हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटक वैश्विक निवेशक जो सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। इस पर रहेगी हमारी खास नजर। तो आइए सीधे रुक करते हैं न्यूज़ एट 10 में सबसे पहले सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को करेंगे संबोधित। 3 दिवसीय कार्यक्रम में बड़े उद्योगपतियों समेत तमाम हितधारक होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में आयोजित भूमिहीन शिविर में यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के कालकाजी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नवनिर्मित 3024 फ्लैट्स का करेंगे उद्घाटन। 5 लाभार्थियों को सौंपेंगे चाबियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 5 नवंबर तक नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम का करेंगी दौरा। अपने दौरे में राष्ट्रपति राज्य में शिक्षा और बुनियादी ढांचों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का करेंगी उद्घाटन और शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज लगातार दूसरे दिन राज्य में करेंगे चुनावी रैलियां। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी मतदाताओं को रिझाने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। ईडी ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया समन। ईडी ने कल सुबह रांची में पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा। ईडी ने पुलिस महानिदेशक को सुरक्षा का विशेष प्रबंध रखने के लिए लिखा पत्र। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। लश्कर का कुख्यात आतंकी मुख्तार भट्ट मुठभेड़ में ढेर। सुरक्षा बलों के कैंप पर हमले की साजिश नाकाम। अवंतीपुरा में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के पास 10 से अधिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया ने भी जवाबी कार्रवाई में हवा से सतह पर मार करने वाली 3 मिसाइलें दागी। और खेल की खबरों में आईसीसी T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम। वहीं एक अन्य मुकाबले में नीदरलैंड्स के खिलाफ जिम्बाब्वे कर रहा है पहले बल्लेबाजी। और बात कर्नाटक इन्वेस्टर मीट से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे कर्नाटक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। बैठक का उद्देश्य संभावित निवेशकों को आकर्षित करना और अगले दशक के लिए विकास के एजेंडे को स्थापित करना है। बेंगलुरु में आज से 4 नवंबर तक होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में 80 से अधिक सत्र होंगे, जिन्हें विभिन्न वक्ता संबोधित करेंगे। वक्ताओं में कुमार मंगलम बिरला, सज्जन जिंदल, विक्रम किर्लोस्कर सहित तमाम बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। 300 से अधिक प्रदर्शकों के साथ कई व्यावसायिक प्रदर्शनियों और अन्य सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा। आयोजित सत्र में जर्मनी, नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल होंगे। इस आयोजन का वैश्विक स्तर कर्नाटक को दुनिया के सामने अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। वहीं दूसरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के कालकाजी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नवनिर्मित 3024 फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भूमिहीन शिविर में 5 लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपेंगे। सभी को आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण 376 झुग्गी झोपड़ी समूहों का स्वस्थानीय पुनर्वास कर रहा है। पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी निवासियों को उचित सुविधाओं के साथ बेहतर
स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कालकाजी विस्तार, जैलोरवाला बाग, कठपुतली कॉलोनी में ऐसी 3 परियोजनाएं शुरू की। परियोजनाओं का पहला चरण पूरा हो चुका और 3024 फ्लैट तैयार। इनका निर्माण लगभग 345 करोड़ रुपए की लागत से किया गया और ये सभी नागरिक सुविधा से युक्त हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 5 नवंबर तक नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति कोहिमा में नागालैंड सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति राज्य में शिक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। 3 नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू कोहिमा युद्ध समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इसके साथ ही किगवेमा गांव का भी दौरा होगा, जहां वे ग्राम परिषद सदस्यों और स्वयं सहायता समूह सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी और मिजोरम राज्य में शिक्षा से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी होगा। राष्ट्रपति आइजोल स्थित राजभवन में मिजोरम सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित समारोह में भी शामिल होंगी। 4 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आइजोल में मिजोरम विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। अपने सम्मान में सिक्किम सरकार द्वारा आयोजित एक समारोह में शामिल होंगी और केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। राष्ट्रपति 5 नवंबर को दिल्ली लौटने से पहले रावोगला में महिलाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो सदस्य हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगी। रुक करते हैं अब सियासी खबरों का। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा के बड़े नेताओं ने राज्य में पार्टी के चुनावी अभियान की कमान संभाल रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लगातार दूसरे दिन राज्य में चुनावी रैलियां करेंगे। अमित शाह आज नादौन, धर्मशाला, नालागढ़ और सोलन विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बड़सर, सरकाघाट और कसौली विधानसभा में चुनावी जनसभाएं करेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज हिमाचल के दौरे पर रहेंगी। स्मृति ईरानी भी किन्नौर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी सुजानपुर और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित क्षेत्रीय दल चुनावी मैदान में पूरा पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रचारक जनसभाओं को संबोधित कर अपने पक्ष में वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोमवार को मंडी में चुनावी रैली की, वहीं आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन के तहत जनसंपर्क कर रही है। तो आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 157 मतदाता बूथों पर सिर्फ महिला अधिकारी और कर्मचारी ही तैनात किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने हिमाचल के वोटर्स से अधिक संख्या में आकर मतदान करने की अपील की। चुनाव आयोग ने नो योर कैंडिडेट्स ऐप भी बनाया, जिसमें निर्वाचन से संबंधित उम्मीदवार की समस्त सूचना उपलब्ध होगी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अपने कैंडिडेट्स के बारे में जानें और वोट कास्ट करें। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया। ईडी ने उन्हें कल सुबह रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री को समन भेजने के साथ ही ईडी ने पुलिस महानिदेशक को इस मामले पर एक पत्र लिखा। इसमें सुरक्षा एवं विशेष प्रबंध का अनुरोध किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए समन जारी करने का मुख्य कारण उनके विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा द्वारा अवैध खनन में शामिल और 42 करोड़ रुपए से अधिक की जो संपत्ति है उसे अर्जित करने के अलावा कई अन्य मामले हैं।
इसमें धन शोधन के आरोप में फंसी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को खान विभाग में पद स्थापित करने के कारणों के अलावा प्रेम प्रकाश के घर से मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों के नाम आवंटित 2 AK-47 और 60 गोलियों का मिलना भी शामिल है। खबर गुजरात से, जहां की मोरबी पुल दुर्घटना के मृतकों के सम्मान में आज 1 दिवसीय राज्यव्यापी शोक मनाया जा रहा है। वहीं अगर प्रार्थना सभाओं का जिक्र किया जाए तो इस हादसे के शिकार लोगों को प्रार्थना सभाओं के जरिए श्रद्धांजलि दी जा रही है। राज्य के सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंक के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। पुलवामा के अवंतीपोरा में हुई मुठभेड़ में लश्कर का कुख्यात आतंकी मुख्तार भट्ट मारा गया। इसके अलावा 2 अन्य आतंकियों को भी ढेर किया गया। सूत्रों के अनुसार ये आतंकी सुरक्षा बलों के कैंप पर हमले के लिए जा रहे हैं। मार गिराया गया मुख्तार भट्ट कई आतंकी वारदातों में शामिल था। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के पास से हथियार बरामद किए हैं। राजधानी नई दिल्ली में चल रहे नौसेना कमांडर्स के सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आज 3रा दिन। सम्मेलन में भारतीय नौसेना की गतिविधियों और भविष्य का रोड मैप जो है उस पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही सम्मेलन में समकालीन सुरक्षा प्रतिमानों और नौसेना की युद्ध क्षमता को और बढ़ाने और थल सेना वायुसेना के साथ संचालन को अधिक प्रभावी और सहक्रियात्मक बनाने के तरीकों पर भी विमर्श हो रहा है। सम्मेलन में साल 2047 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया के माध्यम से स्वदेशी को बढ़ाने के लिए विस्तृत रोडमैप पर भी कमांडर्स द्वारा चर्चा होगी। ये सम्मेलन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि की क्षेत्र में भू रणनीतिक स्थिति की गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करेगा। मध्य प्रदेश स्थापना उत्सव के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही इस योजना का प्रदेश भर में क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आज आयोजित लाडली लक्ष्मी समारोह में मुख्यमंत्री चौहान द्वारा राज्य की करीबन 1437 लाडली बालिकाओं को उच्च शिक्षा की पहली किस्त 12,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में बालिकाओं में उच्च शिक्षा के लिए 2 किश्तों में 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री चौहान इस मौके पर लाडली लक्ष्मी पथ और लाडली लक्ष्मी वाटिका का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की। प्रथम चरण में लड़कियों की 12वीं तक की शिक्षा का प्रावधान है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का। दिल्ली के राजनिवास ने बयान जारी कर साफ किया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ अपने संचार में कभी भी अपमानजनक बातें नहीं की। बयान में कहा गया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया के माध्यम से पहले से किए गए सवालों की मदद से एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि ये साफ तौर पर वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास है जो हाल ही में सामने आए हैं और मुख्यमंत्री को इससे बचना चाहिए। बयान में यह भी कहा गया कि अगर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार उपराज्यपाल द्वारा दी गई सलाह या निर्देशों को पूरी तरह से संवैधानिक रूप से वैध तरीके से उसका पालन करते हैं तो ये दिल्ली के लोगों के लिए अच्छा होगा। बात वायु प्रदूषण की, जिसके कारण दिल्ली की आबोहवा हर दिन खतरनाक होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब श्रेणी में। वहीं बढ़ते प्रदूषण के कारण सुबह और शाम के समय लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायत हर उम्र में देखने को मिल रही है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 354 दर्ज किया गया, जिसका मतलब वे बेहद खराब श्रेणी में है। नोएडा की बात की जाए तो ये AQI 406 दर्ज किया गया, इसका मतलब गंभीर श्रेणी। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक अगर 0 से 50 के बीच हो तो उसे अच्छा माना जाता है। 101 से 200 के बीच तो मध्यम, 201 से 300 के बीच उसे खराब माना जाता है। वहीं 301 से 400 के बीच AQI को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच इसे गंभीर माना जाता है। और वहीं आगरा में हवा में बढ़ते धुएं ने सांस, दमा और TB के मरीजों की परेशानी बढ़ा दी। हालत में सुधार ना होने पर मरीजों को भर्ती करना पड़ा। बीते साल दिन में SN मेडिकल कॉलेज के वक्ष और क्षय रोग विभाग में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई। वार्ड फुल हो गया। मौसम में नमी होने से धूल धुएं के
अति सूक्ष्म कण वायुमंडल के निचले स्तर पर आ गए। इससे सामान्य लोगों को भी परेशानी हो रही है। शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से अस्पतालों में टीबी और चेस्ट इन्फेक्टेड मरीज बढ़े। वहीं ऐसे मेडिकल कॉलेज की टीबी और चेस्ट विभाग के प्रोफेसर ने यह बताया कि दिवाली के बाद तेजी से प्रदूषण का स्तर बढ़ा, मौसम बदला, जिस वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी है। खबर उत्तराखंड से, जहां मौसम ने मंगलवार को अचानक करवट ली। कुमाऊं में दारमा और व्यास घाटी के सहित उच्च हिमालय क्षेत्र में हिमपात हुआ, जबकि धारचूला के कई इलाकों में बारिश के बाद कल शाम से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उधर मुनस्यारी के नाचनी क्षेत्र में बारिश के साथ ओले भी गिरे। ओलावृष्टि से खेतों में तैयार सब्जियों के साथ ही संतरा, नींबू सहित अन्य फलदार पेड़ों को व्यापक नुकसान पहुंचा। वहीं हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई। उधर जोशीमठ में जमकर ओलावृष्टि होने से क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खबर तमिलनाडु से, जहां बारिश से संबंधित घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। चेन्नई में पिछले 2 दिनों में बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में 8 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण चेन्नई के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी गई है। वहीं इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच भारी बारिश के कारण चेन्नई, रानीपेट और तिरुवल्लुवर में स्कूल कॉलेज आज बंद, जबकि वेल्लोर, कांचीपुरम, विलुपुरम, चेंगलपट्टू में स्कूल आज बंद। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ पूर्वोत्तर मानसून की तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक की। भारत में विभिन्न राज्यों के खान पान की अपनी एक अलग पहचान है। देश के हर राज्य की अपनी एक मशहूर डिश है। इसके लिए वो पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है। अगर आप देश में मशहूर खाने का स्वाद चखना चाहते हैं, तो दिल्ली का सरस फूड्स फेस्टिवल आपके लिए बेस्ट है। केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस हैंडक्राफ्ट भवन में 28 अक्टूबर से शुरू हो चुका ये फेस्टिवल 10 नवंबर तक चलेगा। इस साल सरस फूड फेस्टिवल में तकरीबन 21 से 22 फूड स्टॉल लगाए गए, जिसमें देश के करीब 17 राज्यों के जायकेदार मशहूर खान पान मिलेंगे। राजस्थान की दाल बाटी चूरमा से लेकर हिमाचल प्रदेश की लाजवाब स्वीट डिश तक आपको यहाँ पर मिलेगी। सरस फूड फेस्टिवल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, उन्हें बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक मशहूर खान पान और घर में बनाई गई हैंडीक्राफ्ट जैसे पेंटिंग, खिलौने, कपड़े जैसे तमाम आइटम्स भी बिक्री के लिए मौजूद हैं। वही फेस्टिवल का उद्देश्य लोगों को देश के फूड कल्चर से परिचित कराना है। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिला छतरपुर में भी अब ग्रामीणों के प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ उठाते हुए ये जिले दिख रहे हैं। इसके माध्यम से गांव में होने वाले जमीन विवादों में बहुत हद तक कमी आई। साथ ही ग्रामीण अब अपनी जमीन का अधिकार पत्र मिलने के चलते जरूरत के समय पर जमीन के बदले बैंक से लोन भी ले सकते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये है मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले छतरपुर की लवकुश नगर तहसील का कटहरा गांव। यहाँ के लोगों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत लगभग सभी ग्रामीणों को अपने अपने घर के पट्टे दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण काफी खुश हैं। इनका मानना है कि अपने घर या जमीन का सही मूल्यांकन और डॉक्यूमेंटेशन हो जाने से अब इन्हें कई प्रकार की समस्याओं से निजात मिल गई है। भारत सरकार ने जो स्वामित्व योजना चलाई है, इसके अंतर्गत हम लोगों को बहुत फायदा हुए हैं। हमारे आपसी बंटवारे, घरों के निराकरण और बैंकों से लोन लेने की सुविधाएं भारत सरकार द्वारा हमें प्राप्त की गई हैं। नामांतरण वगैरह की जो सुविधा थी वो आसानी हो गई, और जैसे कोई सरकारी ऋण लेना है तो वो वगैरह उसमें बहुत आसानी हुई और आराम से हम लोगों को ऋण प्राप्त हो सके। स्वामित्व योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, उस पर हमें ऋण लेने में सहूलियत हुई है, और हम लोग जो मकानों का बंटवारा करते थे उसमें भी हमें सहूलियत हुई है। ग्रामीण इलाकों में जमीन के विवाद की सबसे बड़ी वजह उनके दस्तावेजों का ना होना होता था, लेकिन प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ने इन सभी ग्रामीणों को ये अधिकार देकर बहुत बड़ी राहत दी है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत जमीन का मालिकाना हक होने से ग्रामीण इलाके में रहने वाले व्यक्ति अपने खेतों के माध्यम से बैंक के ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब बात करते हैं कैसे स्टार्टअप्स की, और आपको बताते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले स्टार्टअप चैंपियन 2.0 के बारे में। तो आज स्टार्टअप की सीरीज में हम बात करेंगे कैसे स्टार्टअप की जो सॉफ्टवेयर के जरिए होटल्स को अधिक बुकिंग कराने में मदद करता है। जी हाँ, सिम्प्लोटेल होटल्स के लिए एक SaaS और वैश्विक तकनीक प्रदाता है। कैसे, आइए समझते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। महामारी और पर्यटकों की लगातार बदलती प्राथमिकताओं के कारण ट्रैवल सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए अमेरिका में काम कर रहे तरुण गोयल ने इस क्षेत्र में कुछ मजबूत और लंबा चलने वाले समाधान ढूंढने की सोची, जिसके बाद जन्म हुआ सिम्प्लोटेल का, जो सॉफ्टवेयर AA सर्विस यानी SaaS के जरिए होटलों को अधिक बुकिंग कराने में मदद करता है। सीधे शब्दों में कहें तो सिम्प्लोटेल होटलों के लिए शॉपिफाई है और ई-कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग समाधान के साथ होटल प्रदान करता है। 60% लोग आज ऑनलाइन बुकिंग्स करते हैं। भारत में शायद 40% होटल रूम्स अभी ऑनलाइन बुक होते हैं। तो आपके पास 2-3 चॉइसेस है अगर आप बुकिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। या तो आप ये एग्रीगेटर से बुक करें, मेक माई ट्रिप, वो काफ़ी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं फ्रैगमेंटेड मार्केट में। या आप होटल चाहते हैं कि आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से बुक करें, क्योंकि आपके डायरेक्ट कस्टमर्स का इकोनॉमिक्स थोड़ा अलग रहता है। हमारा एक ही मकसद है कि हम होटल्स को उनके वेबसाइट के थ्रू बुकिंग्स लाके दें। ये सब तरुण के लिए आसान नहीं था, लेकिन तरुण के इस काम में उनके परिवार ने उन्हें पूरा साथ दिया। 20 years of a marriage, हमेशा तरुण को था एक बार ही ट्राई करते हैं, लेट्स गो बैक टू इंडिया। मतलब फिर रिग्रेट क्यों करना, एक बार ही ट्राई करते हैं। वी हैव ऑल द फ्रीडम टू कम बैक इफ यू आर नॉट हैप्पी इन इंडिया, सो there is no one who can stop us, so why not try? This is the right time. As it got closer to the day, I'm like, oh no, I'm moving to India, all my friends, everything gone. So I was a bit upset. I think I remember distinctly going to mom and crying, being like, why are we moving and stuff. But once I came here, settled in, school's completely different, but once I settled in, now I enjoy it. सिम्प्लोटेल ने अपनी होटल ई-कॉमर्स तकनीक के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार जीता, जिसने कई देशों में 2000 से अधिक ग्राहकों के लिए सीधी बुकिंग बढ़ाने में मदद की है। अभी हमारे पास 21 देशों से कस्टमर्स आ गए हैं। तो अभी करीब 15-20% हमारा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। हम 5-1 साल में मेरे ख्याल से 50-60% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आने लग जाएगा। सो देयर इज़ अ मैसिव अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ से बाहर के देशों में भी अपना सॉफ्टवेयर बेच सकें। सिम्प्लोटेल एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो होटलों को अधिक सीधी बुकिंग प्राप्त करने में मदद करता है। स्टार्टअप के होटल ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस छोटे होटलों के लिए वो तकनीक मुहैया कराता है जो अभी तक केवल बड़े एग्रीगेटर्स के लिए उपलब्ध थी। सिम्प्लोटेल की तकनीक की मदद से होटल वेबसाइट पर आगंतुक की यात्रा को ट्रैक करते हैं और उन्हें उनके मुताबिक सभी जानकारी मुहैया कराते हैं। अगर आप ये बड़े प्रोवाइडर्स को देखें, एग्रीगेटर्स को देखें, उनका जो टेक्नोलॉजी रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। तो उनकी वेबसाइट्स बहुत फास्ट लोड करती हैं और आप इंडिविजुअल होटल्स की साइट पे चले जाइए तो वो स्ट्रगल होता है। हम चाहते हैं कि ये होटल्स जो ये डिमांड है कस्टमर्स का जो ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं उसको फैसिलिटेट करें। तो हम उनको वो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं जिससे वो अपने वेबसाइट से अपने कस्टमर से बुकिंग ले सकें। मेक माई ट्रिप ही बैंगलोर स्थित ट्रैवल टेक स्टार्टअप में कुछ निवेश कर इसकी प्रगति की राह में हिस्सेदार बना है। सिम्प्लोटेल का लक्ष्य दुनिया भर के होटलों को एक ऐसी तकनीक से लैस करना है जो उन्हें अधिक बुकिंग दिलाने के साथ अपने ब्रांड को ऑनलाइन दिखाती हो और अपने मेहमानों के अनुभव को भी बेहतर बनाती है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में कर्नाटक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसे संबोधित करेंगे। इससे पहले हम ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा से। तो अरुण, जिसका जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे कि किस तरह से एक मंच है जहां पर उद्योगपति भी मौजूद है, साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं स्टार्टअप्स के लिहाज से, और कितना बड़ा केंद्र भरकर उभरेगा जब हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की इस इन्वेस्टर मीट के जरिए, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश या तमाम अन्य राज्यों में भी इस तरह के इन्वेस्टर मीट से काफी फायदा मिलता हुआ।
बिल्कुल ऐसे कई सारे आप देखिए स्टेट्स हैं जो कि जब आगे आए हैं इन्वेस्टर समिट उन्होंने किया है तो उसको मैसिवली इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स और ये इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स में तब्दील होते हुए दिखाई दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिस समय पर कच्छ में भूकंप आया था उसके बाद में गुजरात की अर्थव्यवस्था उस समय पर चरमरा गई थी, तो इसी वजह से उन्होंने उनके पास ये एक इनोवेटिव आइडिया था जिससे उन्होंने एक वाइब्रेंट गुजरात नाम की शुरुआत की थी, वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट। उस समय पर आप ये मान के चलिए कि जापान जैसा देश भी गुजरात के साथ पार्टनर कंट्री के तौर पर निकल करके आया था। तो ये इस बात को दर्शाता है कि कैसे गुजरात ने जिस तरह से एक लीड लिया था इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की दिशा में। तो आज देखिए कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, इंटरनेशनल कंपनीज और डोमेस्टिक कंपनीज, वो गुजरात के अंदर मैसिवली इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। उसका देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गए, इन्होंने भी जब इन्वेस्टर समिट किया तो देखिए 2-2.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स दिखे और मैसिवली इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स थे वो इन्वेस्टमेंट के अंदर तब्दील होते हुए दिखाई दिए। इसी राह पर अब कर्नाटका भी आगे जा रहा है और हम देख रहे हैं कि वो इन्वेस्टर समिट की शुरुआत करने जा रहा है। कर्नाटका के पास जो भी अपनी स्ट्रेंथ है वो इस प्लेटफॉर्म पर वो रखने की कोशिश करेगा और इस बात को हम जानते हैं कि जब इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाता है तो प्राइमरीली जो गवर्नमेंट जो तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि जो बिजनेस कम्युनिटी या फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, गवर्नमेंट सेक्टर के गवर्नमेंट सेटअप के लोग यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइमरी जो स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स होते हैं वो सभी एक मंच पर आ पाएंगे और विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे। और साथ ही साथ कर्नाटका क्यों एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस बात को, जो आइडिया है इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, उसको एक तरह से हाईलाइट कर रहे हैं। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत अब तमाम स्टेट्स भी इस तरह के इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, जिसमें कर्नाटका भी अब कदमताल करते हुए आगे आ रहा है कि कर्नाटका जो कि दुनिया भर के अंदर चौथे नंबर पर आता है जहां तक हम टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स की बात करते हैं। भारत का स्टार्टअप कैपिटल माना जाता है कर्नाटका या फिर बेंगलुरु की खासतौर पर अगर बात की जाए तो जो देश के इतने यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, आप देखिए कि 70 से 80% आपको कर्नाटका से आते हुए दिखाई देंगे। स्टार्टअप कैपिटल के साथ साथ कई सारे डेकाकॉन्स अब जो निकल करके जो आ रहे हैं, जो यूनिकॉर्न से भी आगे निकल चुके हैं, वो भी एक तरह से बेंगलुरु से आप मैसिवली आते हुए दिखाई देंगे। इनोवेशंस के लिए कर्नाटका जाना जाता है। अब जो चिप मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर्स हो या फिर डिजाइन लिंक्ड जो प्रोडक्ट बनाने की जो बात चल रही हो, उसके अंदर कर्नाटका अपने आप को पेश करता हुआ दिखाई देगा। और जाहिर सी बात है कि कर्नाटका का इन्वेस्टर समिट इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड पैंडेमिक के बाद में जिस तरह दुनिया भर की अर्थव्यवस्था स्लोडाउन से जूझ रही है, ऐसे में इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है दुनिया भर के अंदर, तो कैसे वो भारत में आए और भारत के साथ कर्नाटका उसको आकर्षित कैसे कर सके, इस लिहाज से कर्नाटका यहाँ पर इस इन्वेस्टर समिट को करने जा रहा है। और साथ ही हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर जो आयोजित सत्र होंगे अरुण, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं खासतौर पे किस तरह से स्टार्टअप्स के लिहाज से इन देशों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ये देश भी यहाँ पर जो संभावित जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं उससे कहीं ना कहीं लाभान्वित होते हुए। बिल्कुल, देखिए भारत अपने स्केल, साइज और इनोवेशंस को कहीं ना कहीं प्राइमरीली एक शोकेस करता है, बोस्ट करता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो ये जो देश है, फ्रांस का आपने जिक्र किया, जापान की बात कर लीजिए, कोरिया की बात कर लीजिए, आपको रोकना चाहूंगी अरुण, अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वर्चुअल संबोधन देंगे इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 को लेकर।